80 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो वह फिर प्रथम आया, मतलब इसमें क्या बताना है आपको, सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताना है कि वह फिर प्रथम आया है। तो प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो वह फिर प्रथम आया, ये क्या है, निश्चयवाचक है। वह जो है फिर प्रथम आया, ये निश्चयवाचक है। दिए गए वाक्य में वह शब्द से निश्चित व्यक्ति का संकेत मिल रहा है, अतः वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह फिर प्रथम आया मतलब निश्चयवाचक है। तो दिए गए वाक्य में वह शब्द से निश्चित व्यक्ति का संकेत मिल रहा है, अतः वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 81 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। जैसे अछूतो उद्धार का संधि विच्छेद बताना है। अछूतो उद्धार, अछूत धन उद्धार, अछूत धन उद्धार या अछूतो धन उद्धार या अछूत धन उद्धार। तो इसका सही जवाब ये है कि अछूत धन उद्धार बराबर अछूतो उद्धार। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा अछूतो उद्धार का। तो अछूत धन उद्धार ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। अछूतोद्धार, तो अछूत धन उद्धार बराबर अछूतोद्धार। 82 क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं। तो आपको स्वर संधि के भेद बताने हैं कि कितने होते हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं जो निम्न है। दीर्घ संधि पहला आता है, उसके बाद गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि तथा अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि तथा अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि तथा अयादि संधि। 83 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में क्या चुनना है, उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। आजकल जो है कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। तो आजकल यह किसी का भी यह काम करने को तैयार है, आजकल कोई भी। तो इसमें से क्या बताना है कि उद्देश्य को बताना है कि आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। तो इसका डी सही है। उद्देश्य क्या है, आजकल कोई भी। ये क्या है, उद्देश्य होगा। तथा वाक्य का शेष भाग जो है विधेय है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसने क्या कहा, उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, कहा कि उसे या उसे कुछ भी नहीं पता या उसने कहा कि उसे यह नहीं पता। तो आपको इसमें से क्या बताना है, संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। तो संज्ञा उपवाक्य बताना है कि उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, कहा कि उसे या उसे कुछ भी नहीं पता, उसने कहा कि उसे यह नहीं पता। तो इसका भी सही जवाब है। संज्ञा उपवाक्य क्या है कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसे क्या है, कुछ भी नहीं पता। ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। उपयुक्त वाक्य में उसे कुछ भी नहीं पता जो है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य उसने कहा कि उसने कहा कि का पूरक बनकर सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में उसे कुछ भी नहीं पता संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य उसने कहा कि का पूरक बनकर सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मातृधन आनंद बराबर क्या होगा, मातृनंद या मातृनंद या मातृयानंद, सी या मात्रानंद। तो आपको बताना है कि मातृधन आनंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मातृधन आनंद का संधि विच्छेद जो है क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद है मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद। मातृधन आनंद बराबर क्या होगा, मात्रानंद। यण संधि है, तो यह कौन सी संधि है, यण संधि है। मातृधन आनंद बराबर क्या होगा, मात्रानंद, यण संधि। ठीक है, तो मातृधन आनंद का संधि विच्छेद हमने पूछा था कि क्या होगा, तो मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद, और यह कौन सी संधि है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए।
तो बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है, बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है। सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य क्या है, पूर्व से उदय होता है। वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। मैं बहुत थक गया। तो बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है। सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है और वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास है। मैं बहुत थक गया हूँ। तो इसमें सी जो है संयुक्त वाक्य है। दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर संयुक्त वाक्य बनता है दिए गए विकल्पों में। विकल्प सी जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 87 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यह गुणवाचक है, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। तो ये संख्यावाचक है। 200 विद्यार्थी क्या है, ये से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः यह निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण होगा। 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो इसमें आपको क्या बताना है, उपवाक्य का नाम बताना है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है या सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो भैया ये विशेषण उपवाक्य है। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती हैं। तो यह जो है विशेषण उपवाक्य है। उपर्युक्त वाक्य में कोष्ठक में दिया गया गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के विशेषण की तरह व्यवहृत हो रहा है। गौण उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य के विशेषण की तरह क्या हो रहा है, व्यवहृत हो रहा है। यह संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः ये विशेषण उपवाक्य होगा। तो रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो ये विशेषण उपवाक्य है। हमने बताया कि गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के विशेषण की तरह व्यवहृत हो रहा है। यह संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः ये क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। 89 क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। तो मेरा भाई शिवम है, यह आज विदेश जाएगा, या भाई यह विदेश जाएगा। तो इसमें जो है ये सही है, मेरा भाई शिवम जो है। उपयुक्त वाक्य में मेरा भाई शिवम उद्देश्य होगा क्योंकि शिवम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। 90 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। यद्यप का यद धन यापि या यदि धन अपि या यद धन अपि या यदि धन अपि। तो सही संधि विच्छेद बताना है यद्यप का। तो सही संधि विच्छेद जो है डी है। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि होगा। ये जो है यण संधि है। ये कौन सी संधि है, यण संधि है। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, और यह क्या कौन सी संधि है, यण संधि है। यदि धन अपि बराबर क्या होगा, यद्यपि, और यह जो है यण संधि है। 91 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा, वह बालिका काम करती है या बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, और ये क्या था, यण संधि था, हमने बताया। और वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, इसमें उद्देश्य क्या है, तो इसमें उद्देश्य बी है कि वह बालिका जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो वह बालिका जो है ये क्या है, उद्देश्य है। बालिका के संबंध में कुछ कहा जा रहा है क्योंकि वह बालिका होगा क्योंकि बालिका के संबंध में कुछ कहा जा रहा है। 92 क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया, मुझे संदेश मिला और मैं तुरंत जो है चल पड़ा। काम जल्दी समाप्त करो और घर जाओ, उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा। तो इसमें मिश्र वाक्य पहचानना है। तो इसमें मिश्र वाक्य डी है, विकल्प डी जो है, उसे पूरा विश्वास है। मिश्र वाक्य है, उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा। मिश्र वाक्य उदाहरण है क्योंकि यह दो उपवाक्यों से मिलकर बना है और पहला उपवाक्य सरल और प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। 93 क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है। क्या वह यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया, मैंने खाना नहीं खाया, कृपया शांति बनाए रखें। तो इसमें आपको संयुक्त वाक्य को पहचानना है।
संयुक्त वाक्य, तो ए सही है। वक्त बीत जाता है पर बात जो है याद रहती है। वक्त क्या होता है, बीत जाता है पर बात क्या होती है, याद रहती है। ए सही है। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए जो है संयुक्त वाक्य होगा। वक्त बीत जाता है पर बात जो है याद रहती है, इसमें दो उपवाक्य और दोनों प्रधान हैं। तो वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है, तो संयुक्त वाक्य होगा। वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है, इसमें दो उपवाक्य हैं और दोनों क्या हैं, प्रधान हैं। 94 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। विधन आप्त बराबर व्याप्त या व्याप्त या व्याप्त या विपद। तो आपको नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। तो ये सही है कि विधन आप्त बराबर व्याप्त। विधन आप्त बराबर क्या होगा, व्याप्त होगा, और यह यण संधि है। विधन आप्त बराबर व्याप्त होगा और यह क्या है, यण संधि है। तो नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचाने। विधन आप्त बराबर व्याप्त और यह क्या है, यण संधि है। विधन आप्त बराबर व्याप्त, यण संधि। सही संधि विच्छेद इस प्रकार होगा कि विधन आप्त बराबर व्याप्त, यण संधि। तो विधन आप्त बराबर क्या होगा, हमने बताया व्याप्त होगा, और यह कौन सी संधि है, यण संधि है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। सुंदर मोर जो है बहुत देर से नाच रहा है, इसमें विधेय बताना है। बहुत देर से नाच रहा है, यह सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। ये तो इसमें से सही क्या है, तो ए सही है, बहुत देर से नाच रहा है, ये विधेय है। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य और विधेय इस प्रकार है। उद्देश्य क्या है, सुंदर मोर है, और बहुत देर से नाच रहा है, ये विधेय है, अतः विकल्प ए संगत उत्तर है। 96 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। महोदधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोधन दधि या महधन उदधि या महाधन उदधि या महोधन उदधि। तो जो है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। महोदधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन उदधि जो है ये क्या है, महोदधि का सही संधि विच्छेद है। महाधन उदधि ये जो है गुण संधि है। ये क्या, कौन सी संधि है, गुण संधि है। महोदधि का महाधन उदधि, महोदधि का महाधन उदधि जो है ये गुण संधि है। तो हमने बताया कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो महोदधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन उदधि का संधि विच्छेद जो है महोदधि होगा। और ये कौन सी संधि है, ये संधि जो है गुण संधि है। 97 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो वह भले ही समझदार न हो पर अच्छा है। वह भले ही समझदार न हो पर क्या है, अच्छा है। वह दिल लगाकर पढ़ता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। तो मिश्र वाक्य पहचानना इसमें। तो इसका मिश्र वाक्य सही है सी सही है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं, ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है। यदि आप आज्ञा दें तो जो है मैं आगे जाऊं, ये जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला यह मिश्र वाक्य उदाहरण है, क्योंकि पहला उपवाक्य सरल वाक्य है। यदि आप आज्ञा दें तो पहला उपवाक्य सरल वाक्य है और प्रधान है, तथा दूसरा उपवाक्य क्या है, आश्रित है। तो मैं आगे जाऊं तो आश्रित है। 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में संदेहवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। 9 वर्ष मंगलमय हो। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। क्या उसने काम कर लिया, राम का मकान उधर है। तो क्या उसने काम कर लिया, सी जो है ये इस वाक्य के कार्य के पूर्ण होने को लेकर संदेह अथवा संभावना का बोध हो रहा है, अतः यह जो है संदेहवाचक वाक्य होगा। 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था। भगवान करे कि तुम परीक्षा में 6 अंक लाओ। भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो। तो आपको इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प है कि भगवान करे तुम परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाओ।
तो भगवान करे तुम परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाओ, ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प है। तो बी सही है, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, उपयुक्त वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। 100वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गंगाधन उर्मी बराबर क्या होगा, गंगोर्मी होगा या गंगार्मी होगा या गंगा उर्मी या गंगा उर्मी। तो गंगोर्मी होगा, बी सही जवाब है। सही संधि इस प्रकार है, गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी, और यह गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन नाथ, डी सही है। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, और यह कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। 102 क्वेश्चन है कि कुणाल जो है गीत के रचयिता कौन थे। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, मैथिली शरण गुप्त थे, मुक्तिबोध थे या दिनकर थे। तो भैया कुणाल गीत के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इनके अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत तथा शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। ये सभी जो है रचना किसके हैं, मैथिली शरण गुप्त के हैं। और इनकी जो है कुणाल गीत के रचयिता भी ये हैं, कौन, मैथिली शरण गुप्त। 103 क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, अर्थ को, मात्रा को, वर्ण को, शब्द को। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को। भाषा की सार्थक जो है लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो 103 क्वेश्चन यही था कि भाषा की सार्थक जो है लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो शब्द को कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो। में कौन सा छंद है, इसमें छंद बताना है। रोला है, कुंडलिया है, दिग्पाल है या छप्पा है। तो आपको इसमें क्या बताना है, छंद बताना है। इस कविता में छंद क्या है, तो इसका सही जवाब सी है, दिग्पाल जो छंद है, इसमें दिग्पाल छंद है। दिग्पाल छंद किसे कहते हैं, इस छंद में 4 चरण होते हैं दिग्पाल में, और इसके प्रत्येक चरण की यति जो है 12-12 मात्राओं पर होती है। इसके 2 चरणों का तुकांत मिलना अनिवार्य है, इसे मृदुगति छंद भी कहते हैं। तो दिग्पाल छंद में हमने बताया इस छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है। इसके प्रत्येक चरण की जो है यति होती है 12-12 मात्राओं पर होती है, और इसके 2 चरणों का तुकांत मिलना अनिवार्य है, इसे मृदु गति छंद भी कहते हैं। 105 क्वेश्चन है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। में आपको कौन सा रस है ये बताना है। रौद्र है, अद्भुत है, बीभत्स है, भयानक है। तो भयानक रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया है। 106 क्वेश्चन है कि किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। 1889-1968 को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हिमकिरीटिनी 1943 तथा हिम तरंगिणी 1949 है।
107 है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका ए सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र जो हैं 1883 ईस्वी में मासिक पत्र जो है इनकी ब्राह्मण के संपादक थे। मासिक पत्र जो है ब्राह्मण के संपादक थे 1883 ईस्वी में। और इसी पत्र में अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए मिश्र जी उपयुक्त पंक्ति लिखी। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है जो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रसिद्ध उक्ति कौन सी है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र का है और 1883 ईस्वी में मासिक पत्र ब्राह्मण के संपादक थे। इसी पत्र में अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए मिश्र जी प्रयुक्त पंक्ति लिखी। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद के द्वारा, श्री सियाराम शरण गुप्त के द्वारा, यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, श्रीधर पाठक के द्वारा। तो भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा जो है पारिजात महाकाव्य रचित है। पारिजात जो है 1937 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य। इनकी 2 अन्य काव्य कृतियाँ हैं। परिप्रवास है 1914 ईस्वी तथा वैदेही वनवास 1941 ईस्वी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का क्या कहा? सूरदास कहा है। तो पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो हमने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। इनकी 2 अन्य काव्य कृतियाँ परिप्रवास 1914 तथा वैदेही वनवास 1941 ईस्वी हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। 109 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गय धन अक बराबर क्या होगा? गायक होगा, गेक होगा, गायक होगा या गायक होगा? तो गय धन अक बराबर गायक होगा। गय धन अक बराबर क्या होगा? डी सही होगा, गायक होगा। आयादी संधि है, यह कौन सी संधि है? आयादी संधि है, अतः विकल्प डी गायक सही उत्तर है। इसके पीछे क्या क्वेश्चन था? इसके पीछे यही क्वेश्चन था कि कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? तो हमने बताया था मैथिली शरण गुप्त हैं कुणाल गीत के रचयिता। और जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगद्धन नाथ बराबर जगन्नाथ और यह व्यंजन संधि है। और गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी होगा और यह गुण संधि है। और जो है कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। का खंड काव्य है। इनके अन्य प्रमुख खंड काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत तथा शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि हैं। 103 क्वेश्चन था कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता भोगारती, अमरती वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्ति पूर्ण पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? तो इसमें हमने दिग्पाल छंद बताया था। और दिग्पाल छंद किसे कहते हैं? इस छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण की यति जो है 12-12 मात्राओं पर होती है। इसके 2 चरणों का तुकांत मिलना अनिवार्य है। इसे मृदुगति छंद भी कहते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से में कौन सा रस है? तो हमने भयानक रस बताया था। डी सही है। उपयुक्त पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन उपयुक्त पंक्तियों में किया गया है। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो मैंने बताया था माखनलाल चतुर्वेदी 1889 1968 को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जो है हिमकिरीटिनी 1943 तथा हिमतरंगिणी 1949 ईस्वी है। 107 क्वेश्चन था कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदा की अपील के रूप में लिखी है? तो यह जो है प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में मासिक पत्र इनकी जो है ब्राह्मण के संपादक थे। इसी पत्र में अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए मिश्र जी उपयुक्त पंक्ति लिखी है। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है जो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
108 क्वेश्चन बताया था कि पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, तो अयोध्या शंकुपाध्याय हरिऔध के द्वारा 1937 ईस्वी में रचित है और यह महाकाव्य है। इनके जो है दो अन्य काव्य कृतियाँ हैं, परिप्रवास है 1914 ईस्वी तथा वैदेही वनवास 1941 ईस्वी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा। गायक का संधि विच्छेद गय धन अक है और यह अयादी संधि है। अगला क्वेश्चन है कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, ये सही है। इस प्रकार होगा दिक धन अंबर, और यह कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। 111 क्वेश्चन है कि लिपि किसे कहते हैं, या अंकित करने को, या लिखित ध्वनि संकेतों को, या बोलने तरीकों को, या चित्रों को। तो आपको बताना है लिपि किसे कहते हैं, तो लिखित जो है ध्वनि संकेतों को जो है लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को जो है लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो लिपि किसे कहते हैं, तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। 112 क्वेश्चन है कि चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है। मृदुला गर्ग है, महादेवी वर्मा, कृष्णा शोभती या मन्नू भंडारी। आपको चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब जो है मृदुला गर्ग है, 1969 ईस्वी में रचित है। मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास जो है चितकोबरा नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, इनके अन्य जो है प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप है, और उसके बाद वंशज है, अनित्य, अनित्य, मैं और मैं आदि। ये सभी जो है उपन्यास किसके हैं, तो मृदुला गर्ग के हैं ये सभी उपन्यास। और जो है उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और चितकोबरा जो है ये सभी मृदुला गर्ग के क्या हैं, उपन्यास हैं। 113 क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, या राम कुमार वर्मा ने, या रामविलास शर्मा ने। तो आपको बताना है कि भारतीय साहित्य के इतिहास की जो समस्याएं हैं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखी, तो ये भैया रामविलास शर्मा ने लिखा है, और यह 1986 ईस्वी में रचित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, और इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। कौन सी आलोचना, ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा इनकी रचना है, आलोचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी हैं 1954 ईस्वी में। आस्था और सौंदर्य भी इनकी जो है रचना है 1961 ईस्वी में, तथा परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये भी जो है आलोचना किसकी है, रामविलास शर्मा की है। तो प्रश्न क्या था कि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं जो है रचना किसने लिखा, तो हमने बताया रामविलास शर्मा, और यह 1986 ईस्वी में रचित है। यह आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, तथा परंपरा का मूल्यांकन 1981 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला संधि विच्छेद बताना है कि उत धन चरित बराबर क्या होगा, उच्चरित होगा, उच्चरित होगा, उत्वरित हो गया, या उत्चरित। तो इसका बी सही है, उत धन चरित बराबर उच्चरित होगा, और यह व्यंजन संधि है। तो उत धन चरित बराबर क्या होगा, उच्चरित होगा, और यह क्या है, व्यंजन संधि है। अतः विकल्प भी उच्चरित सही होगा। 115 क्वेश्चन है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया है, सोरठा है, दोहा है, यह हरिगीत का है। ये क्या है? कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। सवैया, सोरठा, दोहा हरिगीत का आपको बताना है। तो ये हरिगीत का है। क्या है? हरिगीत का है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये क्या है? हरिगीत का छंद का उदाहरण है। हरिगीत का जो है 28 मात्राओं वाला छंद है। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति विराम होता है। 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है? यति विराम होता है। और यह जो है 28 मात्राओं वाला छंद होता है। तो इसके पीछे प्रश्न क्या था? इसके पीछे प्रश्न था कि दिगंबर का छंद विच्छेद क्या होगा? तो हमने बताया था दिग धन अंबर बराबर दिगंबर, और यह व्यंजन संधि है। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। 112 क्वेश्चन पूछा था कि चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो हमने बताया था मृदुला गर्ग जो है चितकोबरा उपन्यास की लेखिका है, और यह 1969 ईस्वी में रचित है। यह उपन्यास जो है नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके जो है अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, इनकी मृदुला गर्ग की बात हो रही है, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य मैं और मैं, वंशज, अनित्य, मैं और उसके हिस्से की धूप और चितकोबरा, ये सभी रचनाएं जो हैं मृदुला गर्ग की हैं। 113 क्वेश्चन था कि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। भारतीय साहित्य के इतिहास की जो समस्याएं रचना किसने लिखा है? तो हमने बताया था रामविलास शर्मा ने 1986 ईस्वी में लिखा था। और यह क्या है? आलोचनात्मक कृति है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, और आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, तथा परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी। इनकी प्रमुख जो है क्या है? कृतियाँ हैं। उत्तधन चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चरित होगा, और यह व्यंजन संधि है। 115 क्वेश्चन है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद? तो हमने हरिगीत का बताया था, और इसमें 28 मात्राओं वाला छंद है। इसमें 16 और 12 जो है मात्राओं पर यति विराम होता है। 116 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो रसिक रहस्य है, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत, मौर्य विजय। आपको सियाराम शरण गुप्त की रचना का नाम बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए कि क्या रसिक रहस्य है, या विष्णुप्रिया है, या स्वदेश संगीत है, या मौर्य विजय है। तो मौर्य विजय डी सही है। मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। और रसिक रहस्य की बात करें तो रसिक रहस्य जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, जबकि विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ हैं। तो स्वदेश संगीत और विष्णुप्रिया किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की हैं। रसिक रहस्य किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। मौर्य विजय किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। और स्वदेश संगीत और जो है विष्णुप्रिया, ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ हैं। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? तो ये अनुज थे, मतलब भाई थे। तो सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो हमने बताया मौर्य विजय। और रसिक रहस्य किसकी रचना है? तो ये यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। और विष्णुप्रिया स्वदेश संगीत किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की क्या है? काव्य कृतियाँ हैं। और सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? अनुज थे। 117 क्वेश्चन है कि कौन जो है दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? इनमें से कौन जो है दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं? अज्ञेय नहीं है, कि शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र, या हरि नारायण व्यास। तो भैया अज्ञेय जो है दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और हरि नारायण व्यास, ये तीनों जो हैं दूसरे तार सप्तक के कवि हैं।
अज्ञेय जो है तार शब्दक 1943 ईस्वी में सम्मिलित कवि हैं, ना कि दूसरे शब्दक के। दूसरा शब्दक जो है 1951 ईस्वी अज्ञेय जी के संपादकत्व में निकला, जिसमें सम्मिलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर शाह भी हैं, शकुंत माथुर हैं, हरिनारायण व्यास हैं और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ये सभी जो है तार शब्दक के कवि हैं। 1951 में अज्ञेय जी के संपादकत्व में निकला था। तो प्रश्न क्या है कि कौन दूसरे तार शब्दक के कवि नहीं? तो हमने बताया अज्ञेय नहीं है, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और हरिनारायण व्यास, ये तीनों जो हैं दूसरे तार शब्दक के कवि हैं। अज्ञेय जो है तार शब्दक 1943 ईस्वी में सम्मिलित कवि हैं, ना कि दूसरे शब्दक के। दूसरा शब्दक में 1951 अज्ञेय जी के संपादकत्व में निकला, जिसमें सम्मिलित कवि कौन से हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हमने बताया, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर शाह, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। 118 क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में, प्रयाग में, मुंबई में या दिल्ली में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना जो है सन 1800 ईस्वी में बेलेजली ने किया और लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है और स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुआ और बेलेजली ने किया था इसकी स्थापना, और लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? प्राध्यापक थे। 119 क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, वक्रोक्ति है, यमक है या श्लेष है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। उपयुक्त दोहे में यमक अलंकार एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। दिए गए दोहे में उर्वशी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। जहाँ उर्वशी नारी से प्रथम बार तुलना की गई है, दूसरी बार जो है हृदय में निवास करने के लिए तथा तीसरी बार उर्वशी नामक आभूषण के लिए उर्वशी शब्द आया है। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो इसमें कौन सा यमक अलंकार है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दिए गए दोहे में उर्वशी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया। जहाँ उर्वशी नारी से प्रथम बार तुलना की गई, दूसरी बार हृदय में निवास करने के लिए तथा तीसरी बार जो है उर्वशी नामक आभूषण के लिए उर्वशी शब्द आया है। 120 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन कार्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी पत्रिका का संपादन है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या बाल बोधनी या भारत मित्र? तो भारत मित्र जो है ये सही है। पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है। भारत मित्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। हरमुकुंद शास्त्री थे भारत मित्र के प्रथम संपादक। 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए तथा 1904-1905 ईस्वी में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध इसी पत्रिका में लिखा है। तो इनकी पत्रिका कौन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, बाला बोधनी, बल्कि भारत मित्र नहीं है। इनका पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया। भारत मित्र के प्रथम संपादक जो हैं पंडित जो है हरमुकुंद शास्त्री थे और 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक जो है पद पर आसीन हुए तथा 1904-1905 ईस्वी में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध इसी पत्रिका में जो है भारत मित्र पत्रिका में ही जो है निबंध इसी पत्रिका में लिखा है। 121 क्वेश्चन है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता में कौन सा रस है? तो
तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। में कौन सा रस है? भयानक रस है, या हास्य रस है, या करुण है, या रौद्र है? तो इसमें हास्य रस हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। उपयुक्त पंक्तियों में हास्य रस है, इसे मनोरंजक रस माना गया है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? नहीं, इसके पहले 115 क्वेश्चन था कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह हरिगीत का छंद है। और इसमें कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राओं वाला छंद है हरिगीत का, और इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति विराम होता है। सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय है। और ऋषिक रहस्य किसका है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। विष्णुप्रिया किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का है विष्णुप्रिया। और स्वदेश संगीत, ये क्या है? काव्यकृतियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की। और मौर्य विजय किसका है? तो सियाराम शरण गुप्त का है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? अनुज थे। 117 क्वेश्चन है कि कौन जो है दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? तो हमने बताया था अज्ञेय नहीं है, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और हरि नारायण व्यास और रघुवीर शाह, शकुंत माथुर और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सभी जो हैं दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो हमने बताया था कोलकाता में स्थित है, और इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में बेलीज अली ने किया था। और लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। 119 क्वेश्चन था कि तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो हमने बताया था यमक अलंकार है। तो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। दिए गए दोहे में उर्वशी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ उर्वशी नारी से प्रथम बार तुलना की गई, दूसरी बार हृदय में निवास करने के लिए, तथा तीसरी बार जो है उर्वशी नामक आभूषण के लिए उर्वशी शब्द आया है। अगला क्वेश्चन था कि पत्रिका का संपादन निम्न में से किस पत्रिका का संपादन जो है कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? तो भारत मित्र का नहीं हुआ था भारतेंदु द्वारा, बल्कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, ये पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और भारत मित्र का संपादन जो है पंडित हर मुकुंद शास्त्री संपादक थे इसके। और 1899 ईस्वी में जो है बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए, तथा 1904-1905 ईस्वी में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध इसी पत्रिका में लिखा है। 121 क्वेश्चन था कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। में कौन सा रस है? तो हमने बताया हास्य रस है इसमें, और इसे मनोरंजक रस माना गया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। 122 क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सोन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, विभावना है, यह रूपक है? तो इसमें श्लेष अलंकार है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ जो है पानी शब्द का 3 अर्थ है। मोती के संबंध में चमक, मानुष के संबंध में इज्जत है, तथा चून के संबंध में जल है। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर शबंग श्लेष और दूसरा नंबर क्या होता है? अभंग श्लेष। पहला नंबर शबंग श्लेष और दूसरा नंबर अभंग श्लेष। तो श्लेष 2 प्रकार के होते हैं, एक शबंग श्लेष और एक अभंग श्लेष। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो हमने बताया यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में चमक है, और मानुष के संबंध में इज्जत है, तथा चून के संबंध में जल है। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, शबंग श्लेष और अभंग श्लेष।
124 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या साक्षात्कार की सीमाएं एवं हानियों से संबंधित विकल्प जो है नहीं है। तो लचीली पद्धति जो है नहीं है, बल्कि दोषपूर्ण स्मरण, गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना, व्यक्तिगत पक्षपात। तो लचीली पद्धति साक्षात्कार की सीमाएं एवं हानियों से संबंधित विकल्प नहीं, अपितु सकारात्मक पक्ष है जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। शेष अन्य विकल्प जो है साक्षात्कार की सीमाएं हैं। 125 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दैनिक पत्र था। इनमें से कौन सा एक दैनिक पत्र था। प्रजामित्र था, या बंगदूत था, या लोकमित्र था, या समाचार शोधावर्षण था। आपको दैनिक पत्र बताना है। तो इसका सही जवाब जो है समाचार शोधावर्षण जो है ये दैनिक पत्र है। समाचार शोधावर्षण क्या है, ये दैनिक पत्र है। समाचार शोधावर्षण के संपादक कौन है, तो श्याम सुंदर सेन है समाचार शोधावर्षण, और यह दैनिक पत्र है, कलकत्ता से निकलती थी और 1854 ईस्वी वर्ष है। तो समाचार शोधावर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन है और 1854 ईस्वी में निकलती थी, और यह दैनिक पत्र है, कलकत्ता से निकलते थे। प्रजामित्र की बात करें तो प्रजामित्र जो है साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से ये भी निकलते थे, और इसके संपादक कौन है, चंद्रकांता केनी है। प्रजामित्र के चंद्रकांत केनी जो है संपादक हैं, और 1834 ईस्वी में साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलते थे। बंगदूत की बात करें तो राजा राम मोहन राय इसके संपादक हैं बंगदूत के, और यह साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से निकलती थी, ये भी 1829 ईस्वी में। तो समाचार शोधावर्षण जो है संपादक श्याम सुंदर सेन है, इसके संपादक 1854 ईस्वी में, और यह दैनिक पत्र है, कलकत्ता से निकलती थी। प्रजामित्र जो है चंद्रकांत केनी है इसके संपादक, और 1834 ईस्वी में साप्ताहिक है, साप्ताहिक कलकत्ता से। बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय 1829 में साप्ताहिक कलकत्ता से।